Hi everyone, hope you are doing good. My name is Shaurya Bansal and welcome back to the channel. So I've been getting a lot of questions from you guys lately कि how to prepare for internal audit interview because state audit के तो काफ़ी हैं but internal audit की इतनी guidance नहीं है. So here's the video. So start करते हैं quick introduction के साथ. So my name is Shaurya Bansal. I am a CA finalist. I have cleared CA Foundation, CA Intermediate both in my very first attempt and currently pursuing my articleship with Ernst & Young. So let's get started. यस सो मैंने इसमें सारे क्वेश्चंस कवर्ड कर दिए हैं जो भी मेरे को लगता है रिलेवेंट है और आर्टिकलशिप में जितना रिक्वायर्ड है आई थिंक इसके लिए सफिशिएंट है. मैंने भी इतना ही पढ़ा था, इससे ज़्यादा मैंने भी नहीं पढ़ा था और आई थिंक ये इससे ज़्यादा आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं है फॉर आर्टिकलशिप. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले दो आपको छोटी छोटी टिप्स देना चाहूँगा. स्टार्ट करो जब भी आप पहला वर्ड बोलो तो उससे पहले आप क्या बोलो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी अ पार्ट ऑफ दिस इंटरव्यू. इट लुक्स गुड. ये एक अच्छा इंप्रेशन डालता है. वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ये नहीं कर रहे होंगे तो आप करोगे तो थोड़ा सा अलग लगेगा और अच्छा लगेगा. सो क्या करना है, ग्रीट करना है और मतलब बोलना है फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी अ पार्ट ऑफ दिस इंटरव्यू. ठीक है, राइट. सेकेंड, अगर ऑनलाइन इंटरव्यू है तो मेक श्योर कि आपकी लाइटिंग प्रॉपर हो और एक गुड माइक हो. पहले एक बार टेस्ट कर लेना. ठीक है, और प्रोफेशनली वेल ड्रेस होने चाहिए. यू कैन वियर अ टाई, इट्स ऑल्सो लुक्स गुड एंड प्रोफेशनली बेसिकली आपको ड्रेसअप होना. ठीक है, सो नाउ मूविंग ऑन टू कॉमन क्वेश्चंस. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ज़्यादा देखो आपको बेसिक क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा कि वो सब आपको पता ही है. मैं आपको इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चंस बताऊंगा. ठीक है, सो सबसे पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ आता है अपना. टेल मी अबाउट योरसेल्फ विद वॉक मी थ्रू योर CV. ठीक है, तीनों एक ही बात है. ठीक है, सो इसमें आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है, टेल देम अ स्टोरी. स्टोरी वाइज अपना इंट्रोडक्शन दो. ऐसा नहीं कि अपने कुछ भी बोलना स्टार्ट करते, एक थोड़ा सा स्टोरी वाला टच दो जिससे सामने वाले को भी सुनने में बेटर लगता है और उन्हें क्यूरोसिटी आती है. ठीक है, तो उन्हें तो कुछ अलग लगता है जब आप ऐसे थोड़ा सा अपना वो दोगे. ठीक है, अगेन इसमें एक गलती क्या करते हैं लोग, ग्रीट नहीं करना है आपको इंट्रोड्यूस करते हुए, मतलब ग्रीट इन द सेंस गुड मॉर्निंग सर या ये सब नहीं करना है. ठीक है, और इवन यू कैन स्किप नेम टू. आप नेम भी नहीं बोलोगे वो भी चलता है. मैं तो बोल देता था, मुझे वो ठीक लगता है, बट नहीं बोलोगे तो भी चल सकता है. ठीक है, क्योंकि नेम आपका CV पे लिखा ही हुआ है. सो बेस्ट रहता है कि आप मतलब सीधे अपने इससे स्टार्ट करो. आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिस माई फादर. जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मैं अपने लिए कैसे लिखता था. और जो इंटरनल ऑडिट के लिए स्पेसिफिकली थोड़ा सा लाइक बेटर भी हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे. जैसे माय नेम इज शौर्य, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिस. My father is a businessman and from my childhood I have a keen interest in business. That's why I took commerce after class 10. ठीक है, तो एक ये स्टोरी फॉर्म में हो गया. आई स्कोर्ड 96.8 विद 100 आउट ऑफ 100. हाँ, तो ये भी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वही अचीवमेंट बताओ जो वर्थ इट हो. ऐसा नहीं कि कुछ भी छोटा मोटा बता रहे हो. तो एटलीस्ट इतना तो हो, जैसे 100 आउट ऑफ 100 ठीक है, कुछ बताने लायक तो है अगर आपके बोर्ड में आए तो ऐसा कुछ बताओ. ठीक है, ये हो गया. सो आपको मैंने बताया जैसे स्टोरी फॉर्म में, और मैंने आपको जैसे बताया इसमें कि माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन एंड फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव डेवलप्ड अ कीन इंटरेस्ट इन बिजनेस. सो इससे क्या होगा, अब आगे अगर मैं कुछ बताऊंगा इसके बारे में तो मैं बोल दूंगा कि लाइक बिजनेस में मैंने ऐसा देखा है. वो इंटरनल ऑडिट में क्योंकि आप बिजनेस को बहुत अंदर से देखते हो. ठीक है, आप इतना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इतना अपना वो नहीं दे रहे हो, कंफर्ट नहीं दे रहे हो. आप इंटरनली जो प्रोसेस है उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो. तो आप आगे से कनेक्ट भी कर सकते हो कि मैंने इसलिए इंटरनल ऑडिट लिया. जो ये क्वेश्चन आता है ना, वाई यू चूज इंटरनल ऑडिट, तो आप इसमें देख सकते हो, इसमें भी उसे कनेक्ट करके बोल सकते हो कुछ ना कुछ. ठीक है, अब मैं मैं आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रहा हूँ. थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यूज ChatGPT एंड अपना आंसर खुद फ्रेम करो. मैंने आपको हिंट दे दिया कि आप कैसा फ्रेम कर सकते हो. उसके बाद फर्स्ट एंड बेसिक क्वेश्चन जो आपसे आ सकता है, व्हाट इज़ इंटरनल ऑडिट. ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल को नहीं पता होता है. अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं पता होगा इंटरनल ऑडिट, क्योंकि आप इंटरमीडिएट में भी नहीं पढ़ते हो, राइट. ठीक है, सो फटाफट स्टार्ट करते हैं. इंटरनल ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट कंसल्टिंग एक्टिविटी डिजाइन टू प्रोवाइड अश्योरेंस दैट अ कंपनीज रिस्क मैनेजमेंट, गवर्नेंस नहीं होगा यार ये. ठीक है, गवर्नेंस एंड इंटरनल कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिव. ठीक, इंडिपेंडेंट है, कंसल्टिंग एक्टिविटी है, डिज़ाइन किस लिए है, तो प्रोवाइड अश्योरेंस कि कंपनी का जो रिस्क मैनेजमेंट है, गवर्नेंस है और इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो तीनों ऑपरेटिंग इफेक्टिवली कर रहे हैं. ठीक है,
अगेन कंपनीज एक्ट में आपने पढ़ा होगा, एक एप्लीकेबिलिटी आती है इंटरनल ऑडिट, कुछ पर्टिकुलर कंपनीज को लगता है। सो उसके लिए ये चार्ट है, ये आप प्रेफर कर सकते हो। इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबिलिटी कंपनीज एक्ट 2013 में देख देना। सेक्शन नंबर कोड ज़रूर करना, सेक्शन 138 में ये चीज़ गवान होती है, सेक्शन नंबर ज़रूर कोड करना। उसके बाद ठीक है, अब सेक्शन 138 में क्या आते हैं, ऑन लिस्टेड कंपनी हमेशा आती है, ठीक है, पढ़ा होगा आपने। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज में कौन सी आती हैं, डिपॉजिट्स, या पढ़ लेना आराम से, ठीक है, एक बार देख लेना। और प्राइवेट कंपनी, इसका भी मैं आपको अगर ट्रिक बताऊँ एक याद करने की, इसे आप ऐसे याद कर सकते हो, आप आराम से देखोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगी ट्रिक। DPBT, ठीक है, DPBT 25, 50, 100, 200, ठीक है। डिपॉजिट्स 25 या उससे ज़्यादा, पेड अप कैपिटल पी से 50 या उससे ज़्यादा, ठीक है, बोरोइंग 100 और उससे ज़्यादा, और टर्नओवर 200 और उससे ज़्यादा। तो DPBT, और इसमें क्या है, सिर्फ BT है, प्राइवेट कंपनीज के केस में सिर्फ BT है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, DPBT 25, 50, 100, 200, ठीक है। नाउ मूव ऑन करते हैं आगे। यस, सो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट। तो इसमें क्या हो सकता है, यस, सो इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट में डिफरेंस क्या हो सकता है, मीनिंग, मैंडेटरी और पीरियड के बेसिस पे। मीनिंग क्या है, मीनिंग आप दे दोगे कंडक्टेड बाय कंपनीज ओन स्टाफ और अपॉइंटेड इंटरनल ऑडिटर्स टू रिव्यू इंटरनल कंट्रोल्स, रिस्क मैनेजमेंट एंड एफिशिएंसी। एक्सटर्नल ऑडिट में क्या होता है, कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टू गिव अ ओपिनियन ऑन ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई भी आपको रट के नहीं जाना है, समझाते हुए बोलना है, ठीक है। और मैं भी कहूँगा कि ऐसे रट्टे मत मारो, उसके पढ़ लो, एक दिमाग में फॉर्मेट बना लो, हाँ मेरे को ये चीज़ें बोलनी है, ठीक है। मैंडेटरी के बारे में करें तो मैंडेटरी फॉर सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज, नॉट ऑल कंपनीज। मैंडेटरी होता है कुछ कंपनीज के लिए, अगर आप कराते हो तो वॉलंटरी भी करा सकते हो, कुछ कंपनीज के लिए मैंडेटरी होता है। ये क्या है, ऑल कंपनीज के लिए मैंडेटरी होता है, ठीक है। उसके बाद पीरियड, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, ये थ्रू आउट द ईयर चलता है। और ये क्या होता है, वंस इन अ ईयर होता है यूजुअली एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल, ठीक है। सो नाउ अब मूव ऑन करते हैं केस स्टडी के ऊपर। केस स्टडी यही मूवमेंट, यही आपका जो है पॉइंट है जिसमें आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, आपका सिलेक्शन हो सकता है फिर नहीं हो सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, केस स्टडीज़ आती हैं और यही आपका डिसाइड करता है कि आप सिलेक्ट हो रहे हो उस फॉर्म में या नहीं हो रहे। यस, तो स्टार्ट करते हैं। तो आप क्या करेगा इंटरव्यूअर, आपको कुछ सिनेरियोज देगा और उसमें आपको बताना है कि क्या रिस्क हो सकता है, व्हाट कैन गो रॉन्ग, एंड आपको ऑडिट अप्रोच बताना है कि आप कैसे उसे चेक कर सकते हो। अगेन क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ सिनेरियोज वो आपको देंगे, एक एक करके हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। और आपको बताना है कि व्हाट इज़ द पॉसिबल रिस्क, क्या हो सकता है गलत, रिस्क क्या है, और ऑडिट अप्रोच क्या रहेगी आपकी चेक करते हुए, वो कि मतलब कैसे आप बेसिकली चेक करोगे, ठीक है। सबसे पहले आपको वो अगर पूछेंगे जैसे कंपनी पेड 50 लाख टू अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर ऑफिस रिनोवेशन, इसमें आपको क्या रिस्क दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो रिस्क क्या हो सकता है, इन्फ्लेटेड बिल हो सकता है कि जो परचेज मैनेजर हो या जिसने भी परचेज़ किया हो उसने ज़्यादा का बिल बनवा लिया हो और उससे जो बनता है कॉन्ट्रैक्टर है उससे पैसे ले लिए हो खुद, ठीक है। दिस इज़ अ पॉसिबल रिस्क। सेकंड, वर्क नॉट कंप्लीटेड एज पर कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड रिस्क क्या हो सकता है, उसने काम ही पूरा नहीं किया हो सकता है बाहर कुछ, अगर मान लो फिर पूरे में वो करानी थी, लाइक वाइट वॉश भी कराना था, वाइट वॉश कराना इंक्लूडेड था उसके कॉन्ट्रैक्ट में, बट उसने नहीं कराया हो, ठीक है। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कॉन्ट्रैक्टर रिलेटेड टू मैनेजमेंट हो सकता है, उसी का कोई भाई बंधु हो, ठीक है। सो दीज आर द रिस्क। अगर आप ये 3 रिस्क बताओगे तो बंदा समझेगा कि हाँ आपका माइंड सही डायरेक्शन में जा रहा है। यस, ऑडिट अप्रोच क्या होगी उसके लिए, आप क्या कर सकते हो, रिव्यू कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स वर्सेस एक्चुअल वर्क टाइप, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कोई वर्क एज पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। रिव्यू फिजिकल रिनोवेशन वर्क, ठीक है, फिजिकली रिनोवेशन वर्क आप देखोगे कितना क्या हुआ है। और क्या है, वेरीफाई पेमेंट अप्रूवल एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, पेमेंट अप्रूवल देखोगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देखोगे। ऐसे ही क्या, अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो भी आप देखोगे कि रिलेटेड पार्टी है या नहीं, ठीक है। इन्फ्लेटेड बिल्स हैं तो आप क्या कर सकते हो, इंडिपेंडेंटली भी कोट रेट ले सकते हो मार्केट से कि लगभग कितना बैठता है इसका, ठीक है। मैं आपको थोड़ा फास्ट करा दे रहा हूँ बिकॉज हमारे पास केस स्टडीज़ ज़्यादा है, सबको जल्दी जल्दी करा देता हूँ। सेल्स टीम रिपोर्टेड रेवेन्यू ऑफ ₹10 करोड़ इन Q4, ठीक है।
इसमें क्या रिस्क हो सकता है, फेक सेल्स एंट्रीज बुक करी हुई हो। रेवेन्यू बुक कराओ विदाउट डिलीवरी, ये बहुत होता है, ये मैंने अभी एक ऑडिट किया था उसमें भी किया था। क्या कि रेवेन्यू तो बुक कर दिया विदाउट डिलीवरी। बेसिकली क्या केस था, जो सेल्स वाले पर्सन होते हैं उनका एक ईयर में फिक्स होता है कि उन्हें इतनी सेल्स करेंगे तो उन्हें इतना बोनस मिलेगा। बट अब उनकी ईयर में इतनी सेल हुई नहीं, तो वो क्या करते थे, पहले ही लाइक मार्च में ही 2-3 महीने पहले के भी ऑर्डर बुक कर लेते थे और फिर वो अप्रैल में या मई में भेजते थे। समझ रहे हो आप बात। बेसिकली उन्होंने मार्च में ही वो सेल बुक कर ली, भेज उसे अप्रैल में रहे हैं, मई में रहे हैं, बट उससे सेल बुक उन्होंने मार्च में ही कर ली, जिससे क्या हुआ, सेल्स वालों का इंसेंटिव हो गया। और भी कई चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो ये एक हो सकता है फेक सेल्स एंट्रीज। और फेक सेल्स, ये फेक सेल्स नहीं हुई जो मैं बता रहा हूँ, बेसिकली हमने जल्दी कर दी, ठीक है। सो कट ऑफ प्रोसीजर्स की जो हम बात करते हैं, यस। सो फेक सेल्स हो सकती है, रेवेन्यू बुक विदाउट डिलीवरी, वही हो गया, रेवेन्यू बुक कर लिया लेकिन अब तक डिलीवरी नहीं करी है आपने। यस पढ़ा होगा उसके रिगार्डिंग, जब तक आपका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र नहीं होता है गुड्स में, तब तक आप नहीं कर सकते। और क्या चैनल स्टफिंग, पुशिंग एक्सेस गुड्स टू डिस्ट्रीब्यूटर। और क्या है इसमें, क्या कैसे आप चेक कर सकते हो, चेक सेल्स इनवॉइस एंड डिलीवरी चलान, ये आप कर सकते हो। जैसे जीएसटी का होता है, आप ई वे बिल देख सकते हो किस दिन निकला गुड्स एक्चुअल में, ठीक है। मैच विद कस्टमर कन्फर्मेशन, कस्टमर ने कब कन्फर्मेशन दिया वो आप चेक कर सकते हो। और क्रेडिट नोट वगैरह भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। HR प्रोसेस सैलरी फॉर 500 एम्प्लॉयज़, ठीक है। HR प्रोसेस कर रही है सैलरीज फॉर 500 एम्प्लॉयज़। इसमें आपको क्या रिस्क दिख रहा है, रॉन्ग सैलरी कैलकुलेशन हो सकती है, घोस्ट एम्प्लॉय हो सकता है, मतलब कोई बंदा है ही नहीं, उसका भी ये लोग एक्सपेंस दिखा रहे हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। हो सकता है मतलब उन्होंने झूठा एम्प्लॉय दिखा रखा है, ठीक है। अनऑथराइज चेंजेस इन पेरोल, पेरोल में हो सकता है किसी ने अनऑथराइज चेंजेस कर दिए। क्या करोगे आप, मैच पेरोल लिस्ट विद अटेंडेंस रिकॉर्ड, मोस्टली यही होता है, आप अटेंडेंस रिकॉर्ड से एक बार मैच कर लेते हो, ठीक है। वेरीफाई एम्प्लॉय मास्टर डेटा, एम्प्लॉय मास्टर डेटा देख लेते हो, उसमें डुप्लीकेट फाइंड कर लेते हो, कहीं डुप्लीकेट तो नहीं, पता चले 2 लोगों का पैन नंबर सेम है, ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कुछ गड़बड़ है, आपने घोस्ट एम्प्लॉय ढूंढ लिया हो सकता है, ठीक है। चेक अप्रूवल फॉर सेल्स सैलरी चेंजेस, ठीक है। सैलरी चेंजेस हुआ नहीं हुआ है, ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अप्रूवल बेसिकली उसके लिए है नहीं है। और आप ये भी एक बार चेक कर सकते हो कि हो सकता है कोई ऐसा एम्प्लॉय हो जो पिछले 10 साल से ऑर्गेनाइजेशन में हो, बट उसका एक बार भी सैलरी चेंज नहीं हुई है, इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। सो ये भी एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि भाई ऐसा क्यों हुआ है। सो फिर आप इससे हो सकता है आपको कुछ फाइंडिंग मिल जाए, यस। उसके बाद इन्वेंट्री शोज 5000 मोबाइल फ़ोन्स इन अ वेयर हाउस, ठीक है। इन्वेंट्री क्या है, 5000 मोबाइल फ़ोन्स इन अ वेयर हाउस दिखा रही है। इसमें क्या रिस्क हो सकता है, थेफ्ट का रिस्क हो सकता है, पिलफ्रेज हो सकता है। पिलफ्रेज मतलब वही आप समझते हो, छोटी मोटी चोरी, ठीक है। थेफ्ट हो सकता है, रॉन्ग स्टॉक हो सकता है। और क्या हो सकता है ऑब्सोलेट या डैमेज इन्वेंट्री पड़ी हो जो राइट ऑफ ही नहीं करा हो। ये भी हमने अभी देखा था एक ऑडिट में, उसमें भी ये था कि बेसिकली बहुत पुरानी इन्वेंट्री पड़ी हुई थी और ये कॉमनली निकल भी आता है कि और उससे राइट ऑफ नहीं किया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे इसके लिए, एक सेकंड रुको यार, उसका मैं बॉर्डर बोलूँगा। सो हम यहाँ पे अब क्या है, कंडक्ट फिजिकल वेरिफिकेशन, कंपेयर स्टॉक रजिस्टर विद सिस्टम रिकॉर्ड्स, ठीक है। स्टॉक रजिस्टर अगर मेंटेन करते हैं फिजिकली तो वो एक बार आप SAP के जो वो होता है रिकॉर्ड्स उसके साथ कर सकते हो। और रिव्यू राइट ऑफ अप्रूवल, ठीक है। राइट ऑफ का अप्रूवल भी आप देख सकते हो कि किसने किया है, कैसे किया है, ठीक है। सेल्स टीम गिव हाई डिस्काउंट्स टू अचीव टारगेट्स, ठीक है। कुछ सिमिलर हो गया, पिछले वाले की तरह मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, उसे आप पढ़ लेना। परचेज मैनेजर बॉट 10,000 लैपटॉप्स लास्ट ईयर, ठीक है। इसमें क्या रिस्क हो सकता है, काफ़ी कुछ सेम है पिछले वाले की तरह। ओवर इन्वॉइसिंग हो सकता है पेड मोर देन मार्केट रेट, फेक वेंडर हो सकते हैं, फेक वेंडर हो सकता है, वेंडर को एक्चुअल में हो ही ना, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। उसके बाद क्वांटिटी मिसमैच हो सकता है कि हमने बिल उसने 500 का भेज दिया, एक्चुअल में आए 450 है या 490 है। पुअर अप्रूवल प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। हो सकता है उन्हें रिक्वायर्ड था 256 GB बट उन्होंने लिया है 512 GB का, ठीक है, 512 GB का लिया है। सो ये हो सकता है। क्या करोगे आप, वेरीफाई करोगे परचेज ऑर्डर को, इनवॉइस करोगे, GRN करोगे। ये क्या होता है, 3-वे मैच होता है, ठीक है। इसे हम बेसिकली 3-वे मैच एक स्टैंडर्ड टर्म है। आगे मैंने टर्मिनोलॉजीज लिख भी रखी हैं, कॉमन टर्मिनोलॉजीज, बट एक मैं आपको बता रहा हूँ। 3-वे मैच होता है, बेसिकली आपने 3 जगह मैच कर लिया।
आपने पीओ भी मैच कर लिया कि पीओ जो आपने ऑर्डर भेजा बंदे को उसमें आपने कितना दिया उसे, इनवॉइस आई उसमें कितना था, और जीआरएन मतलब जो फिजिकली गुड्स आए, जीआरएन भी होता है एक एसएपी में, जब आप एंट्री करते हो कितने गुड्स एक्चुअल में आए, वो एक बंदा बस यही एंट्री करता है कि कितने गुड्स एक्चुअल में आए। सो ऑर्डर कितने का दिया, कितने एक्चुअल में आया और कितने की इनवॉइस आई। ठीक है, तो 3 वे मैच कर लेते हैं। मैच वेंडर डिटेल्स विद अप्रूव वेंडर लिस्ट। ठीक है, वेंडर डिटेल्स विद अप्रूव वेंडर लिस्ट के साथ कंपेयर कर लो प्राइस विद मार्केट कोटेशन। अब जैसे लैपटॉप है तो लैपटॉप आप इजीली फाइंड कर सकते हो प्राइस कितना है मार्केट में। मार्केट से 5-10% आगे पीछे हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही अलग जा रहा है, सो वो एक कंसर्न हो सकता है। चेक ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल ट्रेड। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिपोर्ट्स 5000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, हो सकता है इसमें क्या हो सकता है, ओवर स्टेटमेंट हो प्रोडक्शन का, वेस्टेज रिकॉर्ड नहीं करी गई हो, ऑब्सोलेट और अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल्स हो गया। ठीक है, सब में मेरे को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और क्या है, ऑडिट अप्रोच कैसे कर सकते हो आप, प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स वर्सेस रॉ मटेरियल कंजम्पशन। आप देखो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर आपको प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स और रॉ मटेरियल का आप कंजम्पशन देखो तो मान लो आपको पता चल रहा है कि 10% मटेरियल कंज्यूम होता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एक कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए 10 किलो कोई रॉ मटेरियल एक्स ले लेते हैं तो एक्स कंज्यूम होता है। तो आप देख रहे हो कि रॉ मटेरियल का कंजम्पशन तो बढ़ा नहीं है बट प्रोडक्शन बढ़ गया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ आप एनालिसिस कर सकते हो। इंस्पेक्ट प्रोडक्शन लॉग देख सकते हो। रीड कंपेयर यील्ड विद स्टैंडर्ड नॉर्म्स। ठीक है, तो यील्ड विद स्टैंडर्ड नॉर्म्स आप देख सकते हो कि बेसिकली इंडस्ट्री का एवरेज क्या है और आपका क्या चल रहा है। इन्वेंट्री शोज 2000 फिनिश गुड्स इन अ वेयर हाउस। आई थिंक ये तो डुप्लीकेट हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। सेल्स रिटर्न ऑफ ₹1 करोड़ बुक्ड इन अकाउंट्स। ठीक है, फेक रिटर्न्स हो सकती हैं, हो सकता है फेक रिटर्न्स हो जिससे रेवेन्यू को मैनिपुलेट करने के लिए। उसके बाद क्या हो सकता है गुड्स नॉट एक्चुअली रिटर्न हो, गुड्स को एक्चुअली रिटर्न नहीं किया हो, या फिर कोलिजन विद कस्टमर्स भी हो सकता है। ठीक है, क्या कर सकते हो आप, चेक रिटर्न नोट्स एंड फिजिकल गुड्स। हो सकता है कि कुछ कस्टमर कंप्लेंट्स हो, जो एक कस्टमर कंप्लेंट्स के लिए हो सकता है कोई और ऐप यूज़ करते हो या फिर कोई और रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो उससे भी आप एक बार मैच कर सकते हो कि कैसी कस्टमर कंप्लेंट्स आ रही है, रेगुलर हैं, क्या है। ठीक है, बेसिकली ठीक। उसके बाद क्या है, एक और जो सिनेरियो आपको दे सकते हैं वो रॉ मटेरियल परचेज ऑफ ₹5 करोड़ फ्रॉम वन वेंडर। अब हो सकता है अब इसमें क्या रिस्क हो सकते हैं, वेंडर फेवरेटिज्म हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर वेंडर से ही मंगा रहे हो, वो एक ही वेंडर से मंगा रहे हो। आइडियली 3 कोट्स हमें मिनिमम लेने चाहिए। अगर हम कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हैं तो आइडियली 3 कोटेशन हमें लेनी चाहिए। 3 कोटेशन इज मिनिमम। ठीक है, ये स्टैंडर्ड होता है। उसके बाद इन्फ्लेटेड प्राइसेस हो सकते हैं। एंड थर्ड, पुअर क्वालिटी मटेरियल हो सकता है कि प्राइस तो आप देखोगे सेम है, मतलब मार्केट में यही रेट चल रहा है, बट जो आपको मटेरियल आया वो पुअर क्वालिटी का आ गया, तो बात वही हो गई कि आपके लॉस हो गया ये। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसमें ऑडिट अप्रोच की बात करें या फिर कैसे चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए कंपेयर वेंडर रेट्स विद मार्केट से आप इंडिपेंडेंटली एक बार चेक कर लो, या फिर जो कोटेशंस आई हैं उससे ही एक बार एटलीस्ट चेक कर लो। ठीक है, और क्या है, वेंडर अप्रूवल प्रोसेस, वेंडर को ऑनबोर्ड करने का क्या प्रोसेस है, कौन उसे रिकमेंड करता है, क्या उसका बैकग्राउंड देखा जाता है, कौन उसे अप्रूव करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, रिव्यू क्वालिटी इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स क्वालिटी टीम से आप लो, वो आप देखो कि क्या है, कैसे प्रॉपर कर रहे हैं, कितना सैंपल ले रहे हैं, रिजेक्शन हो रहा है तो उसका क्या हो रहा है। जैसे अभी हम देख रहे थे कि रिजेक्शन हम देख रहे थे कि जो मटेरियल बेसिकली रिजेक्ट हो गया और तब से लेके डेबिट नोट इश्यू होने तक का टाइम क्या है। हो सकता है कि क्वालिटी टीम ने तो रिजेक्ट करके रख लिया, जो हमने देखा अभी कि क्वालिटी टीम ने रिजेक्ट करके रख लिया, बट वो बहुत टाइम से पड़ा हुआ है मटेरियल, उसका कुछ हो नहीं रहा है, वापस नहीं जा रहा है वो। ठीक है, तो ये एक चेक हो सकता है। अब आते हैं कॉमन टर्मिनोलॉजीज के बारे में। ये आप इंटरव्यू में यूज़ करोगे तो अच्छा लगेगा और ज़रूरी है, मतलब करना चाहिए। ठीक है, 4I प्रिंसिपल। 4I एक प्रिंसिपल क्या कहता है, 4 आंखों का प्रिंसिपल। तो क्या मतलब कि जो भी चीज़ हो वो एटलीस्ट 2 बंदे मतलब एक बंदा बनाए उसे और एक बंदा चेक करे, ऐसा। ठीक है, एनी क्रिटिकल ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिव्यूड या अप्रूव बाई एटलीस्ट 2 पर्सन। एक बंदा वो कर रहा है, मतलब ट्रांजेक्शन एंटर कर रहा है और एक बंदा अप्रूव कर रहा है, ऐसा जरूर होना चाहिए। ठीक है, टू एंश्योर चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4I प्रिंसिपल। उसके बाद बात आती है मेकर चेकर की। मेकर चेकर में क्या है, 1 पर्सन मेक्स एंड अदर इंडिपेंडेंटली चेक्स।
ठीक है, तो ये होना चाहिए ज़रूरी। मेकर मतलब एक बंदा मेकर करेगा, एक बंदा चेक करेगा, ठीक है। तो काफ़ी कुछ कुछ ये रिलेटेड है, बट आप समझ रहे हो, ये थोड़ा सा अप्रूवल साइड पे हो गया और ये थोड़ा सा बनाना और चेक करने वाला साइड पे हो गया, ठीक है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज क्या कहता है? स्प्लिटिंग रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, अमंग डिफरेंट पीपल टू रिड्यूस रिस्क, ठीक है। सेम पर्सन इज परचेजिंग गुड्स एंड ऑल्सो हैज राइट टू अपडेट प्राइसेस ऑफ मटेरियल्स इन द सिस्टम। बेसिकली ड्यूटीज का सेग्रीगेशन होना चाहिए और मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग रोल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज में। लाइक जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, इससे आप समझ जाओगे। एक ही पर्सन है जो परचेज भी कर रहा है गुड्स और उसे राइट है प्राइस अपडेट करने के मटेरियल्स के एसएपी में। सो ये बहुत गलत है। जैसे आप सिस्टम में प्राइस अपडेट भी वो बंदा कर सकता है, वो परचेज भी कर सकता है। तो हो सकता है उसने कुछ अपडेट करके प्राइस अपने अकॉर्डिंग कर दिया हो, या उसने महंगा करा हो, पहले जिस बंदे ने बनाया हो सिस्टम में प्राइस डाला हो वो कम का डाला हो, और फिर बाद में उसने अपडेट करके प्राइस ही बढ़ा दिया। तो ये कॉन्फ्लिक्ट की बात होगी। तो ऐसा कभी भी राइट नहीं होने चाहिए उसे। परचेज वाले बंदे को प्राइस अपडेट करने के राइट नहीं होने चाहिए, ठीक है। उससे सिर्फ परचेज से रिलेटेड राइट होने चाहिए। सो ये एक हो गया, ठीक है। कंट्रोल एनवायरनमेंट, कंट्रोल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि टॉप मैनेजमेंट कैसे लेती है। लाइक टॉप मैनेजमेंट कैसे लेती है का मतलब कि टोन ऑफ टॉप मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट का एटीट्यूड क्या है, एथिक्स क्या है, वो मतलब सीरियसली लेते हैं इन चीज़ों को या नहीं लेते हैं। तो वो हम आपस में बोलते हैं ऐसे कि कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा है वहाँ पे किसी एंटिटी में। कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा है मतलब कि दे आर सीरियस, दे अंडरस्टैंड कि मेकर चेकर होना चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ होना चाहिए, और एक सब लाइटली ले रहे हैं, एथिक्स के इतना वो नहीं है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें एक कंट्रोल एनवायरनमेंट डिफाइन करता है। उसके बाद रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट मतलब आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग रिस्क दैट मे अफेक्ट अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। रिस्क असेसमेंट का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना रिस्क जो अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। बेसिकली हम रिस्क असेस करते हैं कि कितना रिस्क कहाँ कहाँ पे हो सकता है, या इस एंटिटी में कितना रिस्क है, इस ऑडिट में कितना रिस्क है। सो दैट इज रिस्क असेसमेंट। नेक्स्ट वॉक थ्रू, वॉक थ्रू बहुत लाइक कॉमन वर्ड है। सो वॉक थ्रू का मतलब क्या है? एक ट्रांजेक्शन को हम स्टेप बाय स्टेप देखना, मतलब हमने बिगिनिंग टू एंड देखा उस ट्रांजेक्शन को। लाइक P2P में अगर है तो हमने जब से PR हमारे पास आया, बेसिकली परचेज रिक्विजिशन आया, और तब से परचेज रिक्विजिशन आया, फिर परचेज ऑर्डर बना, हमने ऑर्डर दिया, मटेरियल आया, मटेरियल इन हुआ, सब होके फिर लास्ट में पेमेंट होगा। तो वो पूरा आप एक बार वॉक थ्रू लेते हो। जब आप कोई ऑडिट स्टार्ट कर रहे होते हो, इंटरनल ऑडिट, तो आप एक बार पूरा वॉक थ्रू लेते हो कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फ्लो होता है, और आप समझते हो बीच में कि कहाँ कंट्रोल्स हैं और कहाँ पे वीकनेस है कंट्रोल्स में, ठीक है। कहीं पे हो सकता है मैनुअल कंट्रोल्स हो, कहीं पे हो सकता है सिस्टम कंट्रोल्स हो, कहीं पे हो सकता है कंट्रोल्स हो ही ना। सो ये सब आप चेक करते हो। सैम्पलिंग, सैम्पलिंग आपको पता ही है, ठीक है। आपने AS वगैरह भी, AS नहीं ऐसे वगैरह भी आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। सो पता ही है आपको। सैम्पलिंग बेसिकली सब सेट ऑफ ट्रांजेक्शन को चेक करना सारे के अलावा। रेड फ्लैग, रेड फ्लैग मतलब वार्निंग साइंस, ये भी आपको पता होगा। सो वार्निंग साइंस और इंडिकेटर ऑफ पॉसिबल रिस्क और फ्रॉड। ऑडिट ट्रेल पता होगा आपको, ठीक है। डॉक्यूमेंटेड एविडेंस, ठीक है। कंट्रोल टेस्टिंग, कंट्रोल टेस्टिंग मतलब प्रोसीजर्स परफॉर्म टू चेक वेदर इंटरनल कंट्रोल्स आर वर्किंग इफेक्टिवली और नॉट। बेसिकली जो इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हैं वो इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसे हम कंट्रोल टेस्टिंग करते हैं। कंट्रोल की टेस्टिंग करना, ठीक है। उसके बाद एक आता है प्रोसेसेस। ये तो मैंने आपको बता दिए, ये सब कॉमन टर्मिनोलॉजीज हमने देख लिया। हमने देख लिया कि कौन कौन से केस स्टडीज आ सकती हैं, ठीक है। इसके बाद आके अपना प्रोसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएगी, आप कहोगे मैं भी एक बना दूंगा वीडियो, बट अभी तो नहीं है फिलहाल, तो आप किसी और की रेफर कर सकते हो। तो ये आप देख लेना एक बार प्रोसेस O2C का और P2P का, ये दो मेन है, ये कैसे फ्लो करते हैं पूरे उसमें। तो ये आपको पता चल जाएगा, ये आप देख लेना 2-3 वीडियो आपको बेटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ एडिशनल पॉइंट्स के बारे में। सो एक मेरे को बाद में याद आया था कि कुछ जनरल पॉइंट्स अगर मेरे को आपको बताने हो। सो जनरल पॉइंट्स हमारे क्या हो जाएंगे? चूज मतलब जनरल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं हमारे? वाई यू चूज इंटरनल ऑडिट, ये पूछा जा सकता है आपसे, तो उसका आप अच्छा सा कुछ आंसर सोच के रखना, प्रिपेयर्ड होके, ठीक है। और क्या हो सकता है? कैन इंटरनल ऑडिट कम्प्लीटली एलिमिनेट रिस्क? तो इसका आंसर क्या है? नो, इंटरनल ऑडिट कैन नॉट कम्प्लीटली एलिमिनेट रिस्क। ऑडिट, इनफैक्ट कोई भी ऑडिट कम्प्लीटली रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकता है। ऑडिट रिस्क को कम कर सकता है, एक लेवल तक ला सकता है, एक लाइक फेयरली लेवल तक ला सकता है, जो वो हो, कोई एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा, जो ICAI ने अपने को बोला था, ठीक है। सो एक पर्टिकुलर लेवल तक ला सकता है।
ठीक है। उसके बाद कुछ ये भी एडिशनल क्वेश्चन हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट पढ़ लेना, एक बार देख लेना टाइम हो तो। आर यू अवेयर ऑफ सॉक्स, ये थोड़ा सा लाइक अच्छा है, ठीक है, मतलब ये आप अगर बोलोगे तो आपको लगेगा कि हाँ आप थोड़ा सा ज़्यादा जानते हो और उसे। सो व्हाट इज सॉक्स, तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। सो बेसिकली इन अर्ली 2000s मेजर यूएस की कंपनी जो थी वो कोलैप्स में ड्यू टू मैसिव अकाउंटिंग फ्रॉड्स हो रहे थे उनमें। सो दीज स्कैंडल्स exposed weak corporate governance, poor internal controls and utters कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पुअर इंटरनल कंट्रोल्स, ये सब हाईलाइट हुए। इन्वेस्टर्स लॉस्ट बिलियंस एंड पब्लिक ट्रस्ट वगैरह फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कम हुआ। सो इस कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने के लिए यूएस कांग्रेस ने सार्बिन्स ऑक्सली एक्ट लाया था 2002 में, ठीक है, टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स एंड इम्प्रूविंग ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, और जिससे वो सब इंटरनल कंट्रोल्स, टेस्टिंग वगैरह वगैरह इसमें आए, ठीक है। तो इन शॉर्ट सॉक्स वाज बोर्न आउट ऑफ कॉर्पोरेट फ्रॉड्स स्कैंडल्स टू ensure companies can't manipulate accounts and auditors remain independent and accountable, ठीक है। उसके बाद क्या है, पोसो फ्रेमवर्क, ये भी एडिशनली है, पढ़ लेना थोड़ा सा। पोसो बेसिकली कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ट्रेडवे कमीशन, पोसो से कहते हैं, 1992 में हो गया था, पर अपडेट हुआ था। और इसके ये 5 कंपोनेंट्स हैं, ये आप एक बार गो थ्रू कर लेना, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट पढ़ लेना, ठीक है। ये आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत पढ़ लेना। क्या कंट्रोल एनवायरनमेंट है, रिस्क असेसमेंट करना है, कंट्रोल एक्टिविटीज़, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद कुछ अगर एडिशनल सॉफ्टवेयर्स की बात करूँ मैं, तो आप देखो एक्सेल तो सीखना ही है, देयर इज़ नथिंग लाइक कि एक्सेल नहीं आना चाहिए, एक्सेल में तो प्रोफिशिएंसी होनी ही चाहिए। बट अगर आपके पास थोड़ा टाइम है, थोड़ा बहुत कुछ एडिशनल सीखना चाह रहे हो, तो आप पावर क्वेरी सीख लो, पावर बीआई सीख लो, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर इनिशिएटिंग योर करियर एज एन आर्टिकल, ठीक है। उसके बाद अगर मैं रेनॉन फर्म्स की बात करूँ तो बिग 6 आपको पता ही है, ठीक है, तो वो बेस्ट हैं, या बेस्ट नहीं तो अच्छी तो हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोटिविटी इंडिया, प्रोटिविटी इज़ गुड फर्म फॉर इंटरनल ऑडिट स्पेसिफिकली, अच्छी फर्म है प्रोटिविटी, उसमें आप जा सकते हो। फेलिक्स एडवाइजरी इज एडिशनल, फेलिक्स एडवाइजरी भी अच्छी फर्म है, उसमें भी आप जा सकते हो। डीपीएनसी वो भी रिनाउंड फर्म है, आप उसमें भी जा सकते हो। महाजन भी अच्छी फर्म है। सो ये कुछ रिनाउंड फर्म्स हैं इंटरनल ऑडिट के लिए। सो आप देख सकते हो हमने लगभग सब कवर कर लिया, मेरे को नहीं लगता है इसके बाहर आपको कहीं जाने की ज़रूरत है, ये फाइल मैं आपको दे दूंगा। So that's it for today guys, thank you for your time and have a nice day.